मंडल सोलर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। सोलर सिस्टम के अंदर में जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करेंगे। इसमें ये लेक्चर जो हमने तैयार किया है इसमें एनसीईआरटी का पूरा मदद लिया है, यानी जो हमारी लेक्चर है वो पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक है, पूर्णतः एनसीईआरटी पर हमारी लेक्चर आधारित है और इसमें बहुत सारी एडवांस चीजें भी शामिल है। तो हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो बिल्कुल बच्चों की तरह होगा, जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना किताबें, उस तरह से पढ़ेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे राज छिपे होंगे, है ना। आजकल जितने भी आते हैं, है ना, चलिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें हम लोग बिल्कुल बच्चों की तरफ पढ़ेंगे और सीधा सीधा एनसीईआरटी का लाइन उठा करके पूछा जाता है। तो हम लोग आए ही हैं इस बार पढ़ने के लिए, वो एनसीईआरटी पर आधारित पूरी तरह से क्लास करेंगे। ठीक है, और आपके जो नोट्स होंगे उसमें एनसीईआरटी प्लस एडवांस दोनों चीजें होंगी। तो चलिए बच्चों वाली क्लास शुरू करते हैं। सौर मंडल सोलार सिस्टम पढ़ेंगे, थ्योरी प्लस टेस्ट होने वाला है ये क्लास। ठीक है, ये क्लास जो है आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं, चूंकि एक प्रश्न ना सौर मंडल से देखने को मिलता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल, सबसे पहले मुझे बताइए सौर मंडल कहते किसको है? सौर मंडल जो है वो किसको कहा जाता है? तो देखिए, है ना, इस ये जो कल हम लोग ब्रह्मांड भी पढ़े थे इससे पहले वाली क्लास में, ब्रह्मांड क्या होता है तो हमने कहा था कि भाई अंतरिक्ष में, है ना, ये जो खुली स्पेस है इसको अंतरिक्ष बोलते हैं। तो ये जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के अंदर में जितने भी द्रव्य हैं और जितनी भी ऊर्जाएं हैं, ठीक है ना, गौर से देखिएगा। इस अंतरिक्ष के अंदर में मैं कह रहा था आपसे कि इस अंतरिक्ष के अंदर में जितनी भी द्रव्य हैं और जितनी भी ऊर्जाएं हैं, है ना, ऊर्जा है, वो सब जो है आपस में समस्त हो करके मिल करके ये क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। क्लियर है? ये क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। और इस ब्रह्मांड के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, है ना। उसमें से एक हमारा सोलर सिस्टम है, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं। हमारे सोलर के सिस्टम के जैसे जो हमारा सोलर सिस्टम है, एक गैलेक्सी के अंदर में, है ना, गैलेक्सी किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलते हैं। जो गैलेक्सी होता है ना उसको क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स। समझिएगा कि गैलेक्सी किसको बोलते हैं, गैलेक्सी किसको कहा जाता है? तो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। तो एक गैलेक्सी के अंदर में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, और हर स्टार को, है ना, गौर से देखिएगा, चलिए थोड़ी इंटरनेट की इशू आई है।
ठीक है, चलिए अब सही है, वीडियो बिल्कुल सही जा रहा है, रुक तो नहीं रहा है। चलिए साथियों, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, गैलेक्सी किसको बोलते हैं? गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है। तो इस तरह से है ना, पूरे ब्रह्मांड के अंदर में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, है ना। और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, हमारा जो गैलेक्सी है, हमारे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। अब इस गैलेक्सी जो हमारा मिल्की वे है, खुद इसके अंदर में क्या है, बहुत सारे स्टार्स हैं। और उसमें से एक स्टार जो है वो हमारा क्या है, सन है। और इस सन के चारों ओर जो है क्या कर रहे हैं, ग्रह जो है वो चक्कर काट रहे हैं। कौन कौन से ग्रह चक्कर काट रहे हैं? तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखिएगा तो ये जो सूर्य है, इसके 8 ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जो सूर्य है, यहाँ पर देखिए इस फिगर के अंदर में, यहाँ पर आपको सूर्य है, ये धधकता हुआ सूर्य दिख रहा है। इसके चारों ओर ये 8 ग्रह जो है वो चक्कर यहाँ पर बारी बारी से लगा रहे हैं, जिसमें से ये पहला ग्रह जो है मरकरी यानी बुध है, दूसरा आपको है ना शुक्र है, तीसरा यहाँ पर देखिएगा पृथ्वी है, चौथा जो है ये मंगल है, पांचवा जो है बृहस्पति है, छठे नंबर पर आपको है ना मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न है ना शनि मिलेगा। फिर यूरेनस है 7वें नंबर पर, फिर 8वें नंबर पर आपको नेपच्यून मिलेगा। तो सूर्य और उसके 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो हम लोग सौर मंडल किसको बोलेंगे सर जी? तो सौर मंडल के बारे में बोलेंगे कि सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, और जो जितने उपग्रह हैं इन 8 ग्रह के अपने उपग्रह होंगे, है ना। साथ ही साथ कुछ अन्य खगोलीय पिंड और इसके अलावा अन्य खगोलीय पिंड जो ये सूर्य ग्रह उपग्रह के आसपास हैं, है ना। जैसे कि मान लेते हैं खगोलीय पिंडों में एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गया, ठीक है, कुछ उल्का पिंड हैं, बहुत सारे उल्का पिंड हैं, ये सब आपस में मिलाकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो सौर मंडल किसको कहेंगे साथियों? तो सौर मंडल कहेंगे कि सूर्य, इनके जितने भी ग्रह हैं और इन सब ग्रहों के अंदर के जितने भी उपग्रह हैं, इसके अलावा और भी खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब आपस में मिल करके ये सब का जो समूह होता है, ये सारे चीजों का समूह, ये जितना भी हमने नाम लिया, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र पिंड, ये सब जो है क्षुद्र ग्रह, ये सब के सब जो है आपस में मिल करके सौर मंडल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। तो जब ये सौर मंडल का निर्माण करते हैं तो ये सब एक परिवार के तरह काम करते हैं। ये सब क्या है? एक परिवार के तरह काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है क्या है? सौर परिवार है ना। ये इस परिवार का नाम क्या दे देंगे? चूंकि इस परिवार का मुखिया जो है वो सूरज है, सूर्य है ना। इस परिवार का मुखिया जो है वो सूर्य है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है ये परिवार क्या है? सौर परिवार है। ठीक है, सौर परिवार है। ठीक है, और इसका मुखिया क्या, कौन है? सूर्य जो है इसका क्या है? मुखिया है। तो आप समझ गए कि सौर मंडल किसको कहते हैं। बहुत पहले से जानते होंगे, लेकिन मैंने फिर कहा कि हम बच्चों के तरह इसको पढ़ेंगे। हम जो है एक एक चीजों को ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कभी हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, उसी क्रम में कुछ नई बातें आएंगी, कुछ पुरानी बातों का रिवीजन हो जाएगा जो आपने पढ़ा होगा। बट हमारा पढ़ने का स्टाइल यही होगा कि हम आराम आराम से इस बैच के अंदर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके सौर मंडल के सभी ग्रह हैं, है ना। सभी ग्रह के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ये सूर्य है आपका, बोलिए सर। हाँ सर, ये सूर्य है। सूर्य के अगर आप गौर से देखोगे तो सबसे करीब का ग्रह, सूर्य के सबसे करीब का ग्रह जो है इसका नाम क्या है? बुध है। दूसरे नंबर पर जो ग्रह आता है इसका नाम है शुक्र। फिर उसके बाद आपको अपनी पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं, ये तीसरे नंबर पर है, सूर्य के तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर से देखेंगे तो आपको मंगल है, जिसके लिए हमने मार्स ऑर्बिटल मिशन, मॉम नामक जो है एक अभियान भी, मतलब यहाँ पर मिशन भी भेजा है हमने मंगल ग्रह की पूरी खोज करने के लिए। मतलब इसके अंदर अस्तित्व जीवन है कि जीवन पॉसिबल है क्या, उन सब चीज़ों को ढूंढने के लिए। फिर इसके बाद आएंगे 5वें नंबर पर, तो आपको मिलेगा बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह। ये जो बृहस्पति ग्रह है
है ना। इस बृहस्पति ग्रह के अंदर में देखिएगा तो ये सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम का, ठीक है। ये क्या है, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इसको क्या बोलते हैं, जुपिटर बोलते हैं। फिर उसके बाद आ जाएंगे तो सैटर्न यानी शनि बोलते हैं इसको, शनि। फिर उसके बाद यहाँ पर अरुण है, और फिर उसके बाद वरुण है, अरुण और वरुण। हिंदी में याद कीजिएगा तो आप कहिएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इंग्लिश में कहेंगे तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब देखिए सबसे पास भले ही आपका मरकरी है, सबसे पास भले ही आपका मरकरी है, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो है मरकरी, इसमें कोई सौर मंडल नहीं है, इसमें कोई, सॉरी, इसके अंदर में सौर मंडल में बोल रहा हूं, इसमें कोई भी आपको वातावरण नहीं है, इसके अंदर में कोई वातावरण जो है यहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। कोई सीधा कहिए कि कोई वायुमंडल नहीं है, वह है ना, मरकरी के अंदर में कोई वायुमंडल नहीं है, ना तो कोई गैसेस है ना ही कोई वायुमंडल है। लेकिन आप अगर शुक्र जाइएगा तो इसमें वायुमंडल है। यही कारण है कि इसमें जो ऐसे गैसेस जो हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, वो बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। तो जिसके कारण बुध जो है हमारा पृथ्वी के करीब होने के कारण, चूंकि इसमें मंगल, इसमें वायुमंडल है ही नहीं बुध में, करीब होने के कारण भी बुध जो है उतना गर्म नहीं है। जबकि इस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म जो ग्रह है वो आपको क्या है, शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह जो है वो क्या है, शुक्र है। और ध्यान दीजिएगा ये आपको सबसे चमकीला भी है, ये आपको सबसे चमकीला ग्रह भी है, ये भी ध्यान में रखना होगा। और इसको अर्थ की जुड़वा वाहन भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिए, क्योंकि इसका जो घूमने का तरीका है वो अर्थ के घूमने के तरीके जैसा है, और इसका रूप, ढांचा, साइज वो भी लगभग अर्थ के जैसा है। तो यही कारण है कि इसको अर्थ की जुड़वा वाहन के नाम से पुकारा जाता है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको अर्थ की जुड़वा वाहन कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो शुक्र है इसको अर्थ की जुड़वा वाहन कहते हैं। दो और फीचर शुक्र के बारे में, ये सबसे गर्म है और ये सबसे चमकीला ग्रह भी है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। बाकी पृथ्वी के बारे में जानते हैं और सभी ग्रह के बारे में आगे धीरे धीरे करके हम लोग इससे आगे जब पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से अरुण और वरुण के बीच जो लड़ाई होती है, वो लड़ाई भी ट्राइटन और टाइटन को लेकर के, दोनों अपनी अपनी महिला मित्र को लेकर के कैसे लड़ पड़ता है, इसको भी आगे की स्टोरी में हम लोग देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ये है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग कहानी को आगे ले जाते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा खगोलीय पिंड जानते हैं। यहाँ पर एक चीज हमने कहा आपको कि ये जो उल्का पिंड है ना, या बहुत सारे खगोलीय पिंड होते हैं सौरमंडल के डेफिनेशन में। तो पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि सर जी ये खगोलीय पिंड क्या होता है, किसको खगोलीय पिंड कहेंगे। तो देखिए, है ना, खगोलीय पिंड के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि खगोलीय पिंड जो है इसको क्या कहेंगे, जैसे सूर्य है ना, जैसे हमारी क्या है, सूर्य है, ये जो सूर्य है ना, सूरज, है ना, पृथ्वी, और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। इसका सीधा डेफिनेशन ये समझिए कि जब रात में आप अपने आंगन में, घर में, खटिया पर, चौकी पर सोते हो गर्मी के दिनों में, तो आप आसमान की तरफ ऊपर देखते हो या चेयर पर बैठे रहते हो तो ऐसे सर रखते हो, तो जितनी भी चमकती हुई चीजें आसमान में आपको दिखाई देती है वो सारे के सारे क्या हैं आपके लिए, खगोलीय पिंड है। वो सारे के सारे क्या हैं आपके लिए, खगोलीय पिंड होते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे आपके लिए सेलेस्टियल बॉडीज या फिर खगोलीय पिंड होते हैं, है ना। और कुछ खगोलीय पिंड जो है वो काफी बड़े आकार के होते हैं, है ना, बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, जितने भी खगोलीय पिंड है इसका पूरी तरह से निर्माण जो है वो गैसों से होता है ना। ये गैसों से क्या होते हैं, बने होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। तो चाहे वो आपका सूर्य हो, चंद्रमा हो, है ना, ये सब के सब जो है क्या है, खगोलीय पिंड के अंदर में आते हैं। रात में चंद्रमा भी रात में चमकती है, सारे तारे चमकते हैं, जितनी चीजें आसमान में आपको चमकती हुई दिखाई देती हैं ये सब के सब जो है क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज या फिर ये सब के सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पर तारा देखते हैं। तारा, ठीक है, तारा यानी स्टार्स, ठीक है, तारा यानी स्टार्स। क्या होता है ये स्टार्स,
है ना, किसको कहते हैं, ये स्टार्स। ठीक है, तो देखेंगे इनके पास जो स्टार होता है, ये रात में जितना आप चमकते हुए देखते हो, ये सब क्या है, स्टार इसको बोलते हैं। अच्छा, स्टार में भी दो चीजें हैं, जैसे रात में चंद्रमा देखते हो चमकते हुए, लेकिन उसके पास अपनी ऊर्जा नहीं होती है। तो स्टार को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि स्टार जो है ना, ये एक ऐसा खगोलीय पिंड होता है जिसके पास अपनी खुद की ऊष्मा होती है तथा खुद का प्रकाश होता है। तो एक ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश हो, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ये जो स्टार्स होते हैं, इसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है और बड़ा मात्रा में ये क्या करते हैं, उसको उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ये जो खगोलीय पिंड जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, इसके बारे में कह रहा हूं कि ये जो खगोलीय पिंड हैं, इनके पास अपनी हीट और अपना जो है ऊर्जा होता है, अपनी ऊष्मा, अपनी प्रकाश होती है ना। ये जो खगोलीय पिंड होते हैं, इसमें अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और हमारा जो सूर्य है, ये भी एक तारा ही है। तो एक चीज समझ में आया, तारे जो होते हैं उसकी खासियत क्या होती है। तारों के पास दो चीज तो कंफर्म होती है। नंबर 1, हम उसी को, वही खगोलीय पिंड को तारा कहेंगे। यूं तो सारे खगोलीय पिंड रात में चमकते हैं, लेकिन उन्हीं खगोलीय पिंड को हम तारा कहेंगे। नंबर 1, जिसके पास अपनी ऊष्मा है। नंबर 2, जिसके पास अपना प्रकाश है। जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश, ये दो वर्ड याद रखेंगे, जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश है। ऐसे ही खगोलीय पिंडों को हम क्या कहेंगे, तारा कहेंगे। और जब ये ऊष्मा और प्रकाश जनरेट करते हैं, बड़े लेवल पर करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारा ये सूर्य जो है, ये देख रहे हैं कितना चमक रहा है। ये क्या करता है, बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ये इसको छोड़ता है, ठीक है, बाहर की ओर अपने से निकालता है, बाहर ले जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। रात के समय देखिए, थोड़ा सा एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है, यहां से सवाल बनते हैं। तो देखिए, एकदम आपको ये जो लग रहा होगा ना, एनसीईआरटी वाली लाइन है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी एडवांस चीजें शामिल किया है। जैसे देखेंगे, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। रात के समय जो तारे होते हैं, जो तारे आपको दिखते हैं ना रात के समय, ये जो तारा होता है बहुत छोटा दिखता है। तो लगता होगा सर जी ये तो बहुत छोटा दिखता है, ये तो बहुत छोटा दिखता है, ये क्या है, इतना छोटा क्यों है? तो ये दूर होने के कारण आपको बहुत छोटा दिखता है। जो रात में जितने भी तारे चमकते हैं वो बिल्कुल सूर्य के समान ही हैं। यहां तक कि ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा सूर्य है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा हो, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज्यादा बड़ा हो। हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग जो है उनकी ऊष्मा और प्रकाश को बिल्कुल महसूस नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो तारे हमें ठंडा महसूस होते हैं। वो बहुत दूर है, वो बहुत दूर हैं, जिसके कारण क्या होता है, दूर होने के कारण वो हमें एक तो छोटा दिखाई देता है, दूसरा उसका हीट जो जैसे सूरज निकलती है तो गर्मी लगता है, लेकिन वो इतना दूर है कि उसके हीट से, है ना, उसकी ऊष्मा और प्रकाश को हम बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाते हैं। प्रकाश को देखते तो हैं, लेकिन उसकी ऊष्मा और प्रकाश जो है वो डायरेक्टली हमें इफेक्ट नहीं करती है। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं बिकॉज कि दूर हैं वो, ठीक है। तो रात में जो चमकती हुई खगोलीय पिंड है उसमें बहुत सारे तारे होते हैं, है ना, और ये तारे हमारे सूर्य के बराबर या सूर्य से बड़े भी हैं, कई तो बहुत बहुत ज्यादा बड़े हैं। दूर होने के कारण वो केवल आपको छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो तारे के बारे में हम समझ गए, हम खगोलीय पिंड समझ गए कि इस सोलार सिस्टम के अंदर में सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय हमको चमकता हुआ दिखाई देता है, हम सीधा सीधा कहेंगे कि वो सारे वस्तु जो है वो क्या है भाई, खगोलीय पिंड। उसमें उल्का पिंड आ गया, क्षुद्र ग्रह आ गया, बाकी बहुत सारी चीजें जो है उसके अंदर में आपको आ गई, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्स्टिलेशन, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं नक्षत्र मंडल। क्या है ये कॉन्स्टिलेशन या नक्षत्र मंडल? तो गौर से समझिएगा कि आकाश में, देखिएगा, आकाश में तारों के समूह द्वारा बनी आकृतियां, आकाश में जब तारे जो ग्रुप्स में रहते हैं ना, तो कई बार ये एक पैटर्न का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये जो तारे हैं आपको ग्रुप्स में दिखाई देंगे, तो ये एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो आकाश में तारों के समूह द्वारा जो पैटर्न बनता है, जो आकृतियां भूल चूक से इसे ही बनता हुआ दिखाई देता है, उसी को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिलेशन किसको कहेंगे? ग्रुप ऑफ स्टार से जब कोई शेप का निर्माण हो रहा हो, शेप फील हो रहा हो कि भैया ये एक शेप ले रहा है, एक चम्मच का जैसा रूप ले रहा है, या
या फिर हाथी, घोड़ा, कुछ भी। आप रात में सोते हो ना, तो बहुत सारा स्टार को कनेक्ट करके देखोगे तो लगेगा कि भाई कुछ ना कुछ, ये कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है। तो वो जो जो रूप लेता है, रूप लगता है कि हाँ भाई ये चम्मच जैसा है या कुछ और है, तो ये इसी को हम लोग कॉन्स्टिलेशन या फिर नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्लियर है? देखिए, अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर जो है या बिग बेयर, ये क्या है? ये अपने आप में एक कॉन्स्टिलेशन है। ये अपने आप में क्या है? एक कॉन्स्टिलेशन है ना? इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। क्लियर है? अच्छा, बहुत आसानी से पहचान में आने वाले जो नक्षत्र मंडल है वो आपके सप्त ऋषि हैं। इसमें 7 तारों का समूह दिखाई देगा। सप्त मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है संत, कि 7 संत नाम दिया गया, इसको सप्त ऋषि तारा कहा गया है। ठीक है, ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। तो सप्तऋषि तारा जो है ये क्या है? आंसर होगा ये एक कॉन्स्टिलेशन है, ये एक नक्षत्र मंडल है। ये जो स्टार्स हैं, स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स ने मिल करके एक आकृति का निर्माण किया है। एक आकृति सा दिखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि में 7 तारों का समूह होता है। ये सप्तऋषि जो है एक कॉन्स्टिलेशन, एक नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल किसको बोलेंगे? तो हम इसको कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना, जो आपको शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स जिससे शेप का निर्माण होता है उसको हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना, जो कोई पैटर्न या शेप प्रोवाइड करते हैं, जो कोई शेप बनाते हैं या कोई आकृति बनाते हैं, तो हम उसको प्यार से कह सकते हैं, उसके बारे में बनाते हैं हम उसके प्यार से कह सकते हैं कि वो हमारे लिए क्या है? नक्षत्र मंडल है, वो हमारे लिए कॉन्स्टिलेशन है। क्लियर है? ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल यानी अर्सा मेजर का भाग है। ये जो है सप्तऋषि, ये आपका क्या है ना, ये अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, सप्तऋषि, एक और बात, सप्तऋषि में 7 तारे होते हैं। सप्तऋषि एक नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि जो है वो अर्सा मंडल, अर्सा मेजर का भाग है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, सप्तऋषि किसका भाग है? अर्सा मेजर या बिग बेयर का भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए अच्छे से हम लोग नक्षत्र मंडल किसको कहते हैं, इसके एग्जाम्पल भी समझे कि अर्सा मेजर एक बिग बेयर है, बहुत बड़ा आकृति है, ग्रुप ऑफ स्टार्स का एक बड़ा शेप है, और उसी का एक छोटा सा हिस्सा हमारा क्या है? ये सप्तऋषि है। तो हम कह सकते हैं ये 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल, है ना, अर्सा मेजर, जो कॉन्स्टिलेशन अर्सा मेजर है उसी का एक पार्ट है। तो ये बात ध्यान में रखने योग्य है कि ये जो सप्तऋषि है ये अर्सा मेजर का ही पार्ट है। तो सवाल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हमसे पूछेगा कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में, जिस एग्जाम में हम लोग बैठने जा रहे हैं, उसके अंदर में इस तरह का सवाल बनाया जा सकता है। तो एक स्टार यहाँ पर वीवीआई आपको लिख लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग ध्रुव तारा पढ़ेंगे। देखिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सुकून से, हड़बड़ाहट की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ध्रुव तारा पढ़ते हैं। ठीक है सर जी, ध्रुव तारा पढ़ लेते हैं। गुरुजी ध्रुव तारा, है ना, ध्रुव तारा जो है इसमें, है ना, पोल स्टार है ये आपका ध्रुव तारा जो है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्रुव तारा किसको बोलते हैं। देखिए पुराने जमाने में जब आपके पास दिशा सूचक यंत्र हमने नहीं बनाया था, जब हमें रूट नहीं पता था, जब हमें इतना लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से डायरेक्शन पता करने नहीं आता था, है ना, वो पता ही नहीं चल पाता था कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। ठीक है, तो ये दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान जो मिला ना यूरोप वासियों को, ये अरबों से मिला है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये जो दिशा सूचक यंत्र है, ये दिशा सूचक यंत्र है ना, ये पहले था ही नहीं। तो फिर हम डायरेक्शन कैसे पता करते, है ना। दिन के समय तो ठीक है, चलो सूर्य से पता हो जाता था, रात में कैसे होता गुरुजी, रात में कैसे होता? तो उसके लिए हम क्या करते थे, है ना, रात में ध्रुव तारा का इस्तेमाल करते थे। ये क्या है ध्रुव तारा? तो समझिएगा, प्राचीन समय में लोग रात्रि में, है ना, दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, है ना। प्राचीन समय में लोग जो है, पुराने जमाने में रात्रि में, पुराने जमाने में लोग जो है रात्रि में, जब रात के समय में दिशा की, किस दिशा में हमको जाना है, कौन दिशा किस तरफ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर है, तो ये लोग क्या करते थे, रात्रि के समय दिशा का निर्धारण जो है वो तारों की सहायता से ही करते थे पुराने जमाने में। ठीक है, और उत्तरी तारा, है ना, उत्तर दिशा को बताता है। जो उत्तरी तारा है उसको वो क्या करता है, उत्तर दिशा को बताता है कि ये उत्तर दिशा
में है ये, ठीक है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर होता है। अब देखिए ध्रुव तारा पर अगर सवाल आ गया तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर वन, ध्रुव तारा जो है ये प्राचीन समय से ही क्या होता है, रात्रि में दिशा निर्धारण करने के लिए माना जाता है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। जो उत्तरी तारा है ये क्या होता है, उत्तर में यूं तो बहुत सारे तारे हैं, लेकिन ये जो ध्रुव तारा है ये काफी ज्यादा चमकता है, ये काफी बड़ा स्टार है। ये जो ध्रुव तारा है ये बहुत बड़ा स्टार है, जिसके कारण बाकी तारों से ज्यादा जो है आपको इसमें रोशनी दिखाई देगा, ठीक है, ज्यादा रोशनी इसमें दिखाई देगा, और ये बड़ा तारा है। तो इसके बारे में एक दो बात याद रखिएगा, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सीधी सीधी लाइनें हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। कह रहा है कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। भाई ये तो डेफिनेशन हो गया। अच्छा, ध्रुव तारा का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, तो याद रखिएगा दिशा के निर्धारण के लिए करते हैं। ध्रुव तारा का इस्तेमाल हम लोग दिशा के निर्धारण के लिए करते हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा, ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। तो याद रखिएगा ध्रुव तारा जो है ये एक ही स्थान पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। जहां पर आप देखोगे 2-4 साल पहले, वहीं पर आपको ये उसी जगह फिर देखने को मिलेगा। ये भी एक बड़ी बात है कि ध्रुव तारा जो है वो अपना जगह नहीं बदलता है। ध्रुव तारा ये किस दिशा में दिखाई पड़ता है, किस साइड दिखाई पड़ता है, तो आंसर होगा ध्रुव तारा जो है वो रात्रि के समय उत्तर में दिखाई पड़ता है। ये कहां पर होता है, उत्तर में दिखाई पड़ता है, और ये हमेशा ही उत्तर दिशा में ही मौजूद रहेगा, और ये अपना जगह कभी भी नहीं बदलता है। ये जो यहां पर देख रहे हो, है ना, ये देख रहे हो यहां पर जो आपको ये तारा चमक रहा है, और ये जो बच्ची यहां से देख रही है इसको, है ना, तो ये उत्तर दिशा, ये जो जिधर ये है तो हम समझेंगे ये जो डायरेक्शन है हमारा क्या है, उत्तर दिशा में। तो ये था ध्रुव तारा यानी पोल स्टार के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे कुछ और सीखते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे ग्रह के पे आ जाते हैं। ग्रह किसको कहते हैं, तो बचपन से पढ़ रहे हैं ग्रह के बारे में सर जी। देखो बचपन से आप क्या डेफिनेशन जानते हो और उसमें जो पॉइंट है उसको छोड़ते हो, तो फिर यहाँ पर सवाल गलत होता है। अगर मैं आपके अगर मान लेते पेपर में ऐसा आता कि ध्रुव तारा जो है हमेशा एक ही स्थान पर होता है, तो क्या आप इसको सही मानते, बड़ा कंफ्यूजन होता। तो ये सब लाइन जो है, ये सब पॉइंट मायने रखता है। आपको पहले से पता है कि ध्रुव तारा कहते हैं किसको है, लेकिन जो इसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जो इस जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, उस पर फोकस करना, और वहां पीपीटी में पीडीएफ में हर जगह वीवीआई करके जाना, और उन चीज़ों को वापस आकर के रिवाइज करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये होना चाहिए पढ़ने का। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रह या फिर प्लेनेट। तो प्लेनेट किसको बोलते हैं, है ना। तो हमने जाना कि भाई इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, खगोलीय पिंड कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, खगोलीय पिंड कहेंगे। यही था ना कि भाई रात में जितनी भी चमकती हुई चीजें हैं, सूर्य, तारे, है ना, सूर्य, चंद्रमा और बाकी हर एक चीज, जितनी चीजें रात में आपको चमकती हुई दिखाई देती हैं इस ब्रह्मांड में है, वो सब के सब क्या है, खगोलीय पिंड है। उसी तरह से आइए अब प्लेनेट को समझते हैं। प्लेनेट भी क्या है, एक खगोलीय पिंड है। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा बिल्कुल भी नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड जो है वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। वैसे खगोलीय पिंड, इसकी एक खासियत और होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ऐसे खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, प्लस वे सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ग्रह किसको बोलेंगे, कुछ खगोलीय पिंड जिनके पास अपना ना तो प्रकाश है उनके पास, ना ही उसके पास अपनी ऊष्मा है। दूसरी बात है ना, वे तारों के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा कि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, है ना। चूंकि अगर इस डेफिनेशन में जाएंगे और सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं कटवाएंगे तो ये उपग्रह का भी डेफिनेशन बन सकता है। तो ग्रह और उपग्रह में फर्क क्या है, दोनों में सेम चीजें हैं कि ये दोनों खगोलीय पिंड है, दोनों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, लेकिन जो ग्रह होते हैं, ग्रह वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कौन, ग्रह। और इसी डेफिनेशन में जाइएगा तो यहां पर अगर लिख दीजिएगा कि ये जो है वो क्या करते हैं, ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, तब ये जो है यही डेफिनेशन उपग्रह का बन जाएगा। दोनों में सेम है आपका। यह ग्रह जिसे अंग्रेजी में है ना क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से
जो प्लेनेटाई जो है वो ग्रीक भाषा है ना। जो ग्रह है जिसको हम लोग प्लेनेट कहते हैं, ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला, है ना। तो इसका पता चला कि भाई इसको चारों ओर घूमता है ये सूर्य के, इसीलिए इसको प्लेनेट नाम दिया गया। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये भी आपका क्या है, एक ग्रह है। तो यहां पर समझिएगा ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह है, ध्यान दीजिएगा, यह है, यहां पर लिख रहा हूं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये सूर्य के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। चारों ओर चक्कर लगाता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि किसको हम लोग ग्रह बोलेंगे। क्लियर है। तो इसका अपना कोई प्रकाश और उष्मा नहीं होता है, ठीक है। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये तारों से ही चमकते हैं, है ना। और इसको इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा प्लेनेटाई से बना है, जिसका मतलब ही होता है कि चारों ओर घूमने वाला, है ना। और हम लोग जिस ग्रह पर रह रहे हैं उसका नाम क्या है, पृथ्वी है ना। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। ये जो है अपना प्रकाश और उष्मा ये कहां से प्राप्त करते हैं, सूर्य से करते हैं, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा का नाम क्या हो गया, तो कहेंगे भाई सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, ठीक है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जो हमारी पृथ्वी है हम लोग को चमकती हुई नहीं दिखती है, ठीक है। लेकिन आप अगर चले जाएंगे चंद्रमा पर या किसी और पिंड पर चले जाएंगे और वहां से अगर सूर्य को देखेंगे तो जिस तरह से रात में जितनी चीजें चमकती है ना, अपना पृथ्वी भी चमकता हुआ दिखाई देगा। दूसरे ग्रह से देखिएगा ना, या दूसरे ग्रह से अगर मान लीजिए बगल में मंगल ग्रह पे चले जाइए, आप चंद्रमा पे चले जाइए जो कि बहुत सबसे करीब है पृथ्वी के सबसे करीब जो है वो चंद्रमा है। आप चंद्रमा पर चले जाइए, है ना, ठीक है। भारत का चंद्रमा पर मिशन है ना भाई, है ना। चंद्रयान 1, 2, 3, है ना, तीसरा भी लेके आने वाले हैं। 1, 2 भेज चुके थे, अब तीसरा भी भेज चुके हैं। तो ये जो चंद्रयान 1, 2, 3 है, कोई मिशन के तहत आप चंद्रमा पर चले जाइए और वहां से जब आप देखिएगा पृथ्वी को, तो हमारी पृथ्वी भी क्या होगा, चमकता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। अब इसी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, इतना पढ़ा तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब सवाल आपसे यहां पर मैं पूछ रहा हूं, आपसे आपको जवाब देना है। क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष से संबंधित, है ना, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, सही चल रहा है अभी। तो कहते हैं कि अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बेयर का संबंध किससे पाया जाता है। अंतरिक्ष में ये जो अर्सा मेजर है, जिसको आप बिग बियर भी कहते हैं, है ना, इसका संबंध जो है वो किससे पाया जाता है ना। बिग बेयर या फिर अर्सा मेजर या बिग बेयर, ये किससे रिलेटेड है। क्या ये सौर मंडल से रिलेटेड है, या ये एक क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, या ये एक क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, तो अब इस पर एक सवाल कर लेते हैं साथियों। हम यहां पर सवाल करने जा रहे हैं। देखिए ये सवाल जब आपको एग्जाम में आएगा ना तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आंसर की जारी हो गया करिश्मा कुमारी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक सवाल हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। सवाल है कि अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बेयर का संबंध जो है वो किससे है ना। छोटी छोटी बातें हम लोग यहाँ पर सीखते हुए चलेंगे कि भाई अंतरिक्ष के अंदर में जो अर्सा मेजर है या बिग बियर है, इसका संबंध किससे। याद होगा अभी जब हम लोग अर्सा मेजर या बिग बियर पढ़ रहे थे तो ये नक्षत्र मंडल यानी कॉन्स्टिलेशन के अंदर आता था, है ना।
कॉन्स्टलेशन जो है या नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल क्या था कि भाई आकाश में तारों के समूह जब कोई आकृति का निर्माण करते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कोई शेप बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं या कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। तो उसी में हम पढ़े थे कि अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो अर्सा मेजर जो है, ये देखिए एनसीईआरटी सीधा लिखा है कि जो ये आपका अर्सा मेजर है या बिग बेयर है, ये क्या है, अपने आप में एक नक्षत्र मंडल है। ये अपने आप में क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। अब यहां पर हम लोग इसको आ जाते हैं सवाल के ऊपर। सवाल कहता है कि अंतरिक्ष से संबंधित ये जो अर्सा मेजर है या बिग बेयर है, ये भाई क्या है, एक शेप बनाता है। तो जब भी ग्रुप ऑफ स्टार्स कोई शेप बनाते हैं तो उसको सीधा सीधा हम नक्षत्र मंडल कहेंगे। जैसे आपको देखिए वो सप्तऋषि जो है ना, वो क्या है, वो भी आपका शेप बनाता है, तारों का समूह है जो एक शेप का निर्माण करता है, खास तरह का पैटर्न बनाता है, शेप बनाता है, तो उसको हम लोग नक्षत्र मंडल कहेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर सौर मंडल होगा, क्षुद्र ग्रह होगा, नक्षत्र मंडल होगा, या इनमें से कोई होगा। तो करेक्ट आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा कि नक्षत्र मंडल होगा। बिकॉज के नक्षत्र मंडल क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है ना, जो कि कोई शेप बनाते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स मेकिंग एनी शेप के वो क्या कहलाएगा, नक्षत्र मंडल कहलाएगा। तो ये प्रश्न बताइए कितना इजी था, बट इसको हम लोग टॉपिक से जब तक नहीं गुजरेंगे ना, तो ये प्रश्न हमसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको ना सिर्फ एक बार पढ़ना जरूरी है, बल्कि कई बार रिवाइज करना जरूरी है। छोटी छोटी बातें हैं, एनसीईआरटी की यही छोटी छोटी लाइनें सीधा एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कल को आप सीटेट टेस्टेट वगैरह करोगे है ना, तो ये एनसीईआरटी की लाइनों से ही उठा के सीटेट टेस्टेट में प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। खास करके सीटेट के लिए ये सारा बहुत जरूरी है। और बीपीएससी टीआरई वगैरह कल को देते हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, बैंक, एसएससी, रेलवे है ना, किसी के लिए बहुत बेहतरीन है, ये बहुत यूजफुल है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। सूर्य है ना, बीपीएससी टीआरई के लिए तो है ही। सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य की बात करें, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये जो सूर्य है, सन है, ये जो सूर्य है, सन है, ये आपको सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये जो सूर्य है ना, ये क्या है, सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। अब हम लोग थोड़ा सा सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा प्यारा सूर्य है, सन, जो सारी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो यहीं से आपको मिलती है। ठीक है, आइए सूर्य के बारे में समझते हैं। सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है ये कहां पर है, सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। तो ये जो सूर्य है ना, ये कहां पर है, सौर मंडल, जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसके सेंटर पर है, बीच पे। हमारा सोलर सिस्टम के बीच पे क्या है, सन है, और इसके चारों ओर जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सूर्य है, सन है, वो क्या है, सोलर सिस्टम के बीच में है, और जितने भी ग्रह हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। खास करके सूर्य पर ही फोकस रहते हैं। तो सूर्य के बारे में कह सकते हैं ये एक बहुत बड़ा, सूर्य जो है ये एक बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। ठीक है, तो ये गर्म गैसों से मिलकर के बना हुआ है कौन, सूर्य। ठीक है, हाँ। अब देखो, ये जो जितने भी पिंड होते हैं सोलर सिस्टम के अंदर में, या फिर आकाश में जितने भी चमकती हुई चीजें दिखाई पड़ती है, हर पिंड का अपना एक घनत्व होता है, एक डेंसिटी होता है, और उसकी जो डेंसिटी है वही उसकी ताकत बनती है। जिसके पास जितनी डेंसिटी होगी उसके पास उतना गुरुत्वीय बल होगा। ठीक है, उसके पास उतना ही ग्रेविटी होगी। ठीक है, उसके पास उतनी ही ग्रेविटी होगी। ठीक है, तो ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसका खिंचाव बल जो है ना, इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। ये जो सूर्य है, सूर्य के पास अपनी एक ग्रेविटी है, तो इसका खिंचाव बल यानी सूर्य का बल है ना, सूर्य का ग्रेविटी, सूर्य का अपना एक ग्रेविटी है, पृथ्वी का भी अपना ग्रेविटी है। हर पिंड जो है दूसरी पिंड को या बाकी चीजों को अपनी ओर खींचता है। तो ये जो है ना, खींचतान में एक सेंटर पकड़ा हुआ है। तो ये जो सूर्य है, सूर्य का जो ग्रेविटी है, सूर्य का जो खिंचाव बल है, खिंचाव बल को ही ग्रेविटी कहते हैं। तो सूर्य का अपना एक खिंचाव बल है ना, इससे सौर मंडल को ये क्या करता है, बांधे रखता है। तो पूरा जो सन इसके चारों ओर घूमता है, चक्कर लगाता है। जैसे मैं आपको एक रस्सी दे दूं और मैं एक रस्सी पकड़ लूं, आप और हम रस्सा कसी करेंगे, ठीक है, खींचेंगे एक दूसरे को। तो हम जब आपको वो रस्सी को बैलेंस करके रखेंगे, जितना आप खींच रहे हो उतना हम भी खींच रहे हैं, तो फिर आपके लिए आसान होगा मेरे चारों ओर मूव करना उस रस्सी को लेकर के।
ठीक है, ऐसे ऐसे घूम सकते हैं गोल गोल, है ना। तो वही एक फोर्स के तहत क्या है, सूर्य और जो सूर्य है ये इसके पास अपना एक ग्रेविटी, एक खिंचाव बल है, और सारे जो पिंड हैं जितने भी ग्रह उपग्रह हैं वो सबके पास भी अपना खिंचाव बल होता है। तो ये ना ये सब क्या है, बैलेंस्ड है, ये सब क्या है, बैलेंस्ड है ना, पूरी तरह से, जिसके कारण जो ये ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है इसी ग्रेविटी के कारण। तो सूर्य जो है सौर मंडल के लिए प्रकाश और उष्मा का एक स्रोत है। हम तेजी से इसको पढ़ते हैं। सूर्य जो है हम कह सकते हैं कि सौर मंडल के लिए ये क्या करता है, प्रकाश और उष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो पूरे पूरे सोलर सिस्टम में कहीं और से हमको प्रकाश मिलता ही नहीं है। सारी जो प्रकाश आती है वो सूर्य से ही आती है। जितनी भी हीट है इस दुनिया में वो सब के सब जो है हमारा सूर्य से ही मिलता है, और कहीं पर भी आपको हीट किसी ग्रह में नहीं है। जितनी भी प्रकाश आपको इस सौर मंडल में दिखाई दे रही है, आपके घर, आसपास, समाज, पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है, ये सारा प्रकाश और सारा गर्मी जो है वो सूर्य की गर्मी ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को बिल्कुल भी महसूस नहीं करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। कहते हैं क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के कारण बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। यह सूर्य और पृथ्वी से, सूर्य पृथ्वी से लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी हमारे से और सूर्य की दूरी है ना। तो ये दिखेगा सूर्य जो है, यहां पर कहता है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो हमारा और यानी पृथ्वी का, यानी हमसे जो सूर्य दूर है, आज जो हमारा सूर्य हमको इतना करीब दिखाई देता है, ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ध्यान दीजिएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच, है ना, ध्यान दीजिएगा सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है इसको आप डिफाइन कर सकते हो कि ये आपको 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर जो है ये आपका सन और अर्थ के बीच की दूरी है। कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक सवाल भी कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं जब इतना पढ़े तो एक क्वेश्चन तो बनता है। देखते हैं, एनसीईआरटी का ये सवाल उठाएं और इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कितने कथन सौर मंडल के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से जो कितने कथन, यानी 1 2 3, कौन से कथन, है ना, कहता है कि कौन सा कथन है जो सौर मंडल के संबंध में बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमारा जब भी हम सवाल पढ़ेंगे साथियों, हमें है, नहीं, सत्य, असत्य, इन पर जोर देना है। आइए अब यहां पर पढ़ते हैं। कहते हैं सौर मंडल का निर्माण सूर्य और क्षुद्र ग्रह मिलकर करते हैं। जो सौर मंडल है, जो सोलार सिस्टम है, इसका निर्माण जो है सूर्य और जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, है ना, वो मिल करके सौर मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। सूर्य और क्षुद्र ग्रह मिलके करते हैं। फिर कहता है कि सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि सूर्य में अपना एक ग्रेविटी है, एक खिंचाव बल है, और वही क्या करता है, सौर मंडल को बांधे रखता है। जो पूरा प्लेनेट है, 8 प्लेनेट, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। बाकी सारी जो चीजें हैं वो, है ना, चक्कर लगाती है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, सूर्य का अपना एक खिंचाव बल है। तो ये तो बिल्कुल सही है, 2 तो सही है। जब 2 नंबर सही है, हमको पूछा था कौन सा संबंध सही नहीं है, जब 2 सही है तो ये तो आंसर नहीं होगा मेरा कभी भी, क्योंकि हमको गलत चीज ढूंढना है। ये तो सही है। दूसरा कहता है सूर्य जो है सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का मुख्य स्रोत है। ये बात भी सही है कि पूरा सोलर सिस्टम जिसमें हम रहते हैं, ये पूरा ही सोलर सिस्टम चमकता है। वो किस वजह से चमकता है, तो प्रकाश और उष्मा का ये मुख्य स्रोत होता है। सूर्य जो है वो पूरे सोलर सिस्टम में ऊर्जा का मेन सोर्स है। हीट एंड लाइट का मेन सोर्स हमारा क्या है, सूर्य है। तो ये लाइन तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये भी हमारा गलत नहीं होगा। हमको पूछा था सौर मंडल के संबंध में कौन सही नहीं है ना। तो हमारा क्या हुआ, जैसे यहां बोलता है कि सभी 3 सही है, सभी 3 जो है वो गलत है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि अच्छा रुकिए, इस पे हम थोड़ा देर के बाद आएंगे। कहता है कि केवल 1 गलत है, तो यहां तो 2 और 3 गलत हो रहा है। अच्छा, ये 2 और 3 जो है यहां पर सही हो रहा है, तो ये आंसर तो हमारा है नहीं, ठीक है। फिर कहता है केवल 2 सही है, केवल 2 होगा आंसर, केवल 3 होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम इसको पूरा पढ़ें तो भाई, है ना, कहता है कि सौर मंडल का निर्माण सूर्य और क्षुद्र ग्रह मिलकर करते हैं। जबकि सौर मंडल के निर्माण में हमने डेफिनेशन पढ़ा कि सूर्य और उसकी जो ग्रह है, जितने भी 8 प्लेनेट है ना, सूर्य और 8 प्लेनेट। यहां पर देखिए, गौर से डेफिनेशन सुनिएगा। यहां पर देखिए, ये वाला जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था सौर मंडल का,
तो हमने इसके अंदर में पढ़ा था कि भाई सौर मंडल किसको कहते हैं, तो हम कहेंगे सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो जबकि यहाँ पर क्वेश्चन पे आइएगा तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल का निर्माण सूर्य और क्षुद्र ग्रह मिलकर करते हैं। नहीं, क्षुद्र ग्रह भी इसमें होते हैं, लेकिन सौर मंडल के अंदर में सूर्य और 8 प्लेनेट ये एक बड़ा बॉडी है, ये सबसे मेन है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आप क्लियरली यहां पर अभी देख चुके हैं, ये वाला में कि सूर्य, ये वाला में आइए, पहला वाला में जिसके अंदर में हम देख रहे थे कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड। सूर्य, 8 ग्रह और उनके जो उपग्रह हैं और अन्य खगोलीय पिंड, ये सब जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा गुरुजी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सौर मंडल का निर्माण सूर्य और क्षुद्र ग्रह मिलकर करते हैं। ये बात भी कुछ हद तक सही है, लेकिन यहां पर सूर्य और 8 प्लेनेट प्लस जो इसके उपग्रह हैं ये सबसे मेन है, और बाकी कुछ खगोलीय पिंड है जिसमें कि उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सब कुछ भी आता है। तो फिलहाल के लिए ये जो स्टेटमेंट है कि सौर मंडल का निर्माण सूर्य और क्षुद्र ग्रह मिलकर करते हैं, तो इसमें कहीं पर भी प्लेनेट के लिए और सैटेलाइट का कोई जिक्र नहीं है, जबकि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सूर्य और 8 प्लेनेट और उसकी उपग्रह है, यही मेन जो है सोलर सिस्टम है। तो हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है कि क्षुद्र ग्रह मिलकर करते हैं, तो केवल सूर्य और क्षुद्र ग्रह नहीं रहते हैं यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा कि केवल एक जो है यहां पर गलत है। ठीक है, तो आंसर हम यहां पर ए करेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग अब आते हैं थोड़ा सा ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम बारी बारी से सारे ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो हमारा पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है, ब्लू प्लेनेट है। ठीक है, हमारी पृथ्वी वो ब्लू प्लेनेट है। जब आप इसको बाहर से देखोगे तो इसमें इतनी पानी अवेलेबल है कि इसके कारण ये पूरा ब्लू दिखाई पड़ता है। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे सौर मंडल में टोटल जो है 8 ग्रह है। कौन कौन से ग्रह हैं भाई सौर मंडल के अंदर में, टोटल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। तो कौन कौन से ग्रह हैं सौर मंडल के अंदर में, तो गौर से देखते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार अगर देखें तो सबसे करीब आपका क्या है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है ना, बुध शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, कुल मिलाकर के 8 प्लेनेट है ना, और लास्ट में नेपच्यून है। तो इसको कैसे याद करेंगे भाई, यहां पर आप सूर्य को डाल दीजिए, फिर कहिए मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। इसी का हिंदी नाम भी लिख लीजिए। ये पूरा तरीका है याद करने का, एक क्रम में जो है ये इस तरह से है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, है ना। सौर मंडल के जितने भी 8 ग्रह हैं वो सब क्या करते हैं, उनका एक फिक्स जो है जगह है। यहां पर देखिए, इस वाले फिगर में देखिए, यहां पर देखिए कि क्लियरली इनका अपना एक जगह है ना। ये वाला लाइनिंग देख रहे हो, ये लाइनिंग जो ये जाएगा तो इसी जगह से जाएगा, ये दूसरे के इसमें अक्ष में नहीं घुसने जाएगा। और ऐसे भी दोनों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है ना, 50 करोड़ है ना, 100 करोड़ है ना, इस तरह से आप जब समझिए 20 करोड़ 30 करोड़ है ना, इस तरह से दूर है, किलोमीटर दूर है ये सब। ठीक है, तो अब यहां पर देखिएगा, अब आगे यहां पर आइएगा तो अब देखते हैं हम लोग कि ये ग्रह के बारे में पढ़ रहे थे। ये 8 ग्रह सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, सूर्य के क्रम से हमने जान लिया इसको, है ना। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह जो है इनका एक फिक्स जो है पथ होता है, जो सूर्य का ये चक्कर लगाते हैं, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं और कक्ष कहलाते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार होता है, जो सौर मंडल में ग्रहों का जो कक्षा होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है ना। इसको कक्षा के नाम से, ऑर्बिट के नाम से इसको बोला जाता है कि हर प्लेनेट का अपना एक ऑर्बिट होता है, फिक्स्ड ऑर्बिट, और उसी ऑर्बिट पे वो क्या करते हैं, जाते आते हैं। एक सवाल इस पर कर लेते हैं, जितना हमने पढ़ा अभी तक। सवाल है कि निम्न में कौन सा कथन ग्रहों में से सही नहीं है ना। ग्रह के बारे में एक कथन है जो यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है, हमको वही कथन को पकड़ना है। तो कहेंगे ग्रह जो है वो आकार में बड़े होते हैं, ग्रह जो है वो आकार में बड़े होते हैं। चलिए ठीक है, इनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होती है। मुझे बताइए, क्या ग्रहों के पास अपनी प्रकाश और उष्मा होती है? जरा एक स्लाइड ही पीछे आ जाइए, है ना। तो आपने इससे पहले पढ़ा था ग्रह के बारे में कि भाई ग्रह को अपना प्रकाश और ये नहीं होता है। ठीक है, ये दूसरों से चमकते हैं। ठीक है,
तो जब भी प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश और उष्मा हमेशा ही हमेशा सूर्य के पास होगा। हमेशा किसके पास होगा? स्टार के पास होगा। अगर ये दोनों चीज ढूंढोगे तो आपको किसी सूर्य या स्टार के पास जाना पड़ेगा। सूर्य और स्टार को छोड़ करके बाकी ऐसे कोई पिंड नहीं है, खगोलीय पिंड, जिसको अपना प्रकाश और उष्मा हो। तो हम कह सकते हैं ग्रह आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं, नंबर वन, है ना। फिर ये ग्रह आकार में बड़े होते हैं, चलिए इसको सही मानते हैं हम लोग। फिर कहते हैं कि उनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारे लिए पूरी ही तरह गलत हो गया, बी नंबर। ये क्या होगा? पूरी तरह गलत हो गया। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये जो है तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। फिर कहता है कि इनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। हाँ जी, कोई भी पिंड जो उस सोलर सिस्टम में या ब्रह्मांड में मौजूद होगा उसकी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्योंकि उसमें डेंसिटी होती है। जिसमें डेंसिटी होगी, जिसमें भाई ठोस चीज है उसके अंदर में, है ना, घनत्व है, तो अगर घनत्व है तो वो उसमें खिंचाव भी होगा। तो इनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये भी सही है। तारों के प्रकाश से समझते हैं, अगर ये वाला सही होगा तो ये तो बी तो ऐसे भी गलत हो जाएगा। और ये आकार में बड़े होते, ये भी सही है। तो हमारा ए, सी और डी सही है। गलत क्या है कि इनके पास जो ग्रह होते हैं इनके पास अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है। लेकिन ये कह रहा है कि इनके पास अपना प्रकाश और उष्मा होता है, तो इस तरह से ये हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और अगर हम यहां पर आए तो निम्न में कौन सा कथन ग्रहों में से ग्रहों के संबंध में सही है? तो हम कहेंगे कि यहां पर बी नंबर जो है ये कहता है ग्रहों के बारे में सही है। अच्छा, हमको यहां पर सही ढूंढने के लिए बोला गया था, ग्रहों के बारे में कौन सा सही है। ठीक है, ये ग्रहों के बारे में सही है। ठीक है, तो अब देखिए ये ग्रहों के बारे में कौन सा सही हो जाएगा, है ना। देखो, सारे पिंड का अपना एक गुरुत्वीय बल होता है। ठीक है, सारे पिंड का अपना एक गुरुत्वीय बल होता है। लेकिन यहां कह रहा है ग्रहों के बारे में सही है। कोई एक अगर स्टेटमेंट हमको उठाना होगा, ठीक है ना, ये कोई एक स्टेटमेंट अगर उठाना होगा तो यूं तो देखिए सारा स्टेटमेंट सही है। लेकिन कोई एक, देखिए आकार में बड़े होते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि ग्रह छोटे होते हैं, सच में बड़े होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होती है, इनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होती है। तो ये वाला हमारा क्या है? गलत है। तो यहां पर होना चाहिए निम्न में से कौन सा कथन ग्रहों के बारे में सही नहीं है। अगर हम ये वाला कर दें कौन सा सही नहीं है, तो हम कहेंगे कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ये होना चाहिए क्वेश्चन। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बदल देते हैं और इसका आंसर हम इसको बी कर देते हैं। ठीक है, ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं मरकरी। ठीक है, मरकरी की बात कर लेते हैं। मरकरी यानी बुध। सबसे पहला, बुध की खासियत क्या है कि सबसे ये निकटतम ग्रह है, नंबर वन, और ये सबसे छोटा ग्रह भी है। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे करीब का ग्रह और सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो वो आपको मरकरी या फिर बुध है ना। ये सौर मंडल का सबसे फास्टेस्ट ग्रह होता है ना, कि भाई कोई चीज के करीब हुआ तो आप एक चक्कर लगाने में बहुत कम समय लगेगा। जैसे यहाँ पर मैं एक खुट्टा गाड़ दूं और मैं इसके एक चक्कर लगाऊं तो मैं क्विकली यहाँ पर एक चक्कर ऐसे करके लगा लूंगा, मैं फास्टेस्ट रहूंगा। अगर कोई व्यक्ति है, मैं कहूंगा ऐसा करो, तुम ऐसा करो कि तुम जो है 10 मीटर पीछे लो जाओ और फिर एक चक्कर लगाओ, तो उनको टाइम लगेगा भाई, उसका डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, तो चूंकि ये सबसे करीब है सूर्य के, तो इसलिए ये सबसे फास्टेस्ट भी है। चूंकि इसका ऑर्बिट की जो लेंथ है वो काफी कम हो गई है। जो दूर है तो उसका ऑटोमेटिक है कि चक्कर लगाने में ऑर्बिट का लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, जैसे मैंने अभी खुद का एग्जांपल दिया। तो ये जो है सबसे फास्टेस्ट ग्रह है, ये भी सर आप इसको दे सकते हो, निकटतम है, छोटा ग्रह है ना। बुध की बात करें, ये चंद्रमा के सदृश दिखता है। जो हमारा चंद्रमा, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चंद्रमा के सदृश है। अगर एनसीईआरटी ने इस बात को लिखा है तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो बुध ग्रह है ये बिल्कुल चंद्रमा के साइज का, चंद्रमा के आकार का, उसी प्रकार का ये दिखता है। बुध ग्रह का घनत्व जो है 5.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो कि पृथ्वी के घनत्व के बिल्कुल बराबर है। तो एक पॉइंट यहां पर भी नोट डाउन करने वाला है कि पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो 5.4 ग्राम प्रति घन। ये लगभग लगभग जो है पृथ्वी और बुध का घनत्व जो है वो बिल्कुल बराबर है। तो ये वाला लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पृथ्वी का घनत्व जो है वो बुध के घनत्व के लगभग बराबर है, और दिखने में जो बुध है वो बिल्कुल चंद्रमा के बराबर है ना। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये बात भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर इसमें मेंशन नहीं है तो हाथ से लिख लीजिए, इसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता है। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता है। कोई वायु नहीं होती, कोई वायुमंडल नहीं होती है, वायुमंडल
नहीं होती है। इसमें कोई भी वायुमंडल आपको नहीं देखने को मिलेगा, जिसके यही कारण है कि ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। पास होने के बावजूद सूर्य के, यहां पर लिख लेते हैं, सूर्य के सबसे पास होने के बावजूद भी, सूर्य के, है ना, सबसे पास होने के बावजूद भी, पास होने के बावजूद भी, बावजूद भी यह है ना सबसे गर्म ग्रह नहीं है, सबसे गर्म ग्रह नहीं है। जबकि इसको सबसे ज्यादा हीट मिल रहा होगा, नहीं है, ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ये आपको बुध के बारे में हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते शुक्र के बारे में। ये जो आप देख रहे हो यहां पर, ये शुक्र ग्रह है ना। शुक्र ग्रह जो है ये, है ना, शुक्र ग्रह का आकार लगभग पृथ्वी के समान है। इसका जो आकार है, इसका जो साइज है ना, साइज ऑफ वेनस, है ना, इज सिमिलर टू साइज ऑफ अर्थ। जो पृथ्वी का साइज है बिल्कुल उसी के बराबर है। अगर आप वेनस का साइज देखोगे और पृथ्वी का साइज देखोगे तो आपको दोनों का साइज लगभग बराबर दिखेगा, है ना। यह पृथ्वी के निकटतम है ना, ये पृथ्वी के करीब है। आप अगर देखोगे पूरा सोलर सिस्टम तो आपको सबसे करीब क्या दिखेगा, बीच में देखिए, यहां पर देखिएगा आप, ये वाला देखिए, यहां पर आपको क्या है, सन है, ये आपको सन है। इस साइड आएंगे तो मरकरी है, फिर आपको वेनस है यानी शुक्र है, फिर अर्थ है, और फिर इस साइड आएंगे तो आपको मार्स मिलेगा, मंगल मिलेगा। ठीक है, तो ये मंगल हो गया, ये मंगल हो गया, और ये वाला आपको शुक्र हो गया। मंगल और शुक्र के बीच में ये आपको पृथ्वी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो शुक्र है, शुक्र ये हमारी पृथ्वी के बिल्कुल करीब है। या फिर हम मंगल के बारे में भी कह सकते हैं पृथ्वी के करीब है। तो पृथ्वी जो है ये शुक्र और मंगल के बीच में, क्लियर है। तो ये चूंकि इसका साइज जो है वो लगभग बराबर है ना, इसे सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। ये सबसे चमकीला होता है, इसीलिए इसको सौंदर्य का देवता। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको सौंदर्य का देवता कहते हैं? तो शुक्र को जो है वो सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, इसके वायुमंडल में 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। अब बताइए कि 97% तो सिर्फ और सिर्फ इसमें CO2 ही पाया जाता है, फिर क्या होगा भाई? इसमें जो CO2 की संख्या है वो 97% है। जितनी भी गैसेस हैं 97% तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो काहे नहीं ये सबसे गर्म होगा? यही कारण है कि ये सबसे गर्म ग्रह है, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एब्जॉर्व करता है। ठीक है, तो ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। ये किसके बारे में पढ़ा? शुक्र के बारे में। इसका जो रोटेशन होता है वो बिल्कुल अर्थ के जैसा ही होता है। घूर्णन जो है वो बिल्कुल अर्थ की तरह होता है। घूर्णन अर्थ के माफिक होता है। घूर्णन जो है वो घूर्णन पृथ्वी की भांति होता है। पृथ्वी की भांति होता है, जैसे पृथ्वी का होता है वैसे पृथ्वी की भांति होती है ना। और साइज भी पृथ्वी जैसा है, इसीलिए इसको अर्थ की जुड़वां बहन कहते हैं। इसको पृथ्वी की जुड़वां बहन, पृथ्वी की जुड़वां बहन, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, पृथ्वी की जुड़वां बहन जो है वो कौन सा ग्रह है? तो कहेंगे शुक्र जो है वो पृथ्वी की जुड़वां बहन के अंदर में आता है। ठीक है, आइए, शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी बड़ा अजीब बात हो गया। बुध का भी कोई उपग्रह नहीं था, याद कीजिए, बुध का कहता था इसका कोई उपग्रह नहीं है, नो सैटेलाइट। और शुक्र का भी कोई सैटेलाइट नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा कि शुक्र ग्रह का क्या कोई सैटेलाइट है? नहीं सर जी, शुक्र ग्रह का कोई भी सैटेलाइट नहीं है यहां पर। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, इसे भोर का तारा कहते हैं। भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, व सांझ का तारा इवनिंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि ये भोर में या साय में दिखाई देता है। चूंकि देखो ये हमारे बिल्कुल करीब है, तो जब भी चमकने की बात आएगी तो सबसे पहले कौन चमकेगा? यही चमकेगा। ठीक है, इसलिए इसको भोर का तारा कहते हैं, या फिर इसको इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कौन है? तो शुक्र ही मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी। अब हम लोग अपना अर्थ पढ़ते हैं। ये हमारी पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो ब्लू प्लेनेट कहलाती है, बिकॉज किसमें पानी की अधिकता है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से देखेंगे तो हमने यहाँ पर देखा था कि ये हमारा सूर्य है, फिर मरकरी है, फिर वेनस है, फिर आपको अर्थ है। तो सूर्य की दूरी के हिसाब से 1, 2 और ये तीसरे नंबर की ग्रह है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है। कितना ग्रह है? तीसरे नंबर का ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा है। अगर आप साइज वाइज जाइएगा तो पृथ्वी के बारे में ये साइज
आकार के हिसाब से ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ध्रुव के पास जाएंगे ऊपर से तो थोड़ी चपटी दिखाई देगी, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है, भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है, तो पृथ्वी के समान आकार, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये समझ लीजिएगा, इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का मतलब है बिल्कुल पृथ्वी के समान आकार। तो ये जो है आपको पृथ्वी जो है ये समझिएगा कि ये जो है पांचवा ग्रह है ना। तीसरा ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बारे में हम कह सकते हैं कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और साइज में जाएंगे तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पर संभव है, जो पहले से आप जानते हो पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी पर ना तो अधिक गर्मी है ना जो हम लोग रह रहे हैं, और ना ही अधिक क्या है यहाँ पर ठंडी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पानी एवं वायु जो है वो उपस्थित है, दोनों ही चीजें आपको मिलेगा जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से है ना पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, जिसके अंदर में जीवन के लिए गैस मौजूद है। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वैसे वैसे गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह पाए जाते हैं जो बाकी जगहों पर आपको नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पानी है, यहाँ पर आपको ना तो अधिक गर्मी है ना तो अधिक ठंडी है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन है, जिसके कारण जो है ये क्या है, बिल्कुल अद्भुत कहलाता है, ठीक है। यहाँ चूंकि यहाँ रहने लायक जो है पूरा कंडीशन है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है वो नीले रंग का दिखाई पड़ता है ना, क्योंकि इसकी दो तिहाई जो ये है वो पानी से ढकी हुई है। तो कहेंगे कि ये बताइए कि कितना जो पार्ट है अर्थ का वो पानी से ढका हुआ है, तो दो तिहाई, इसलिए इसे नीला ग्रह या फिर ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है पृथ्वी को। अब पृथ्वी के बारे में भी एक सवाल कर लेते हैं, देखते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आ पाता है, हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए एक सवाल कर लेते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी ग्रह के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। पृथ्वी ग्रह के बारे में, पृथ्वी के ग्रह के बारे में पूछा गया है कि बताइए पृथ्वी ग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पृथ्वी ग्रह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पृथ्वी ग्रह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन एक कहता है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग जो है वो नीला यहां विद्यमान वनों की अधिकता से दिखाई पड़ता है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हो तो ये हमको नीला दिखाई पड़ता है, ब्लू दिखाई पड़ता है, और इसका एक बड़ा कारण दे रहा है चूंकि पृथ्वी पर जंगल बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारी पृथ्वी जो है वो नीला दिखाई पड़ती है। क्या ये है? नहीं है। हमारी पृथ्वी 2/3 पार्ट यानी 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा पानी, बहुत सारा महासागर, ये आपको 2/3 प्लेनेट जो है वो हमारा पानी से घिरा हुआ है। तो आप समझिएगा यही कारण है कि हमारी जो पृथ्वी है वो हमारा क्या है, ब्लू प्लेनेट कहलाता है। ये कह रहा है कि भाई वनों के कारण ये ब्लू प्लेनेट है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं, पृथ्वी का घनत्व मंगल ग्रह से कम पाया जाता है। ये एक बड़ी बात हो गया कि पृथ्वी का ग्रह जो है वो मंगल से कम पाया जाता है। आइए हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। जब हम पढ़ रहे थे तो हमने इसमें एक बात नोटिस किया है ना, जिसमें साफ साफ कहा जा रहा था, है ना, इसमें साफ साफ कह रहा था कि इसके साइज के बारे में, है ना, इसके साइज के बारे में। तो देखिएगा कहता है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला भी कहना कि भाई मंगल ग्रह से कम इसका जो है डेंसिटी है, ये भी क्या है, गलत है। तो ऐसा नहीं कि मंगल से कम है, तो कहेंगे ना तो एक सही है, कौन सा सही नहीं है, और ना ही दो सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं मंगल ग्रह, थोड़ा मंगल भी पढ़ लेते हैं। कहते हैं ये सौर मंडल में सूर्य से चौथे स्थान पर है, इसका जो नंबर है वो चौथा है। इसको आप एक चमकीला ग्रह की कैटेगरी में रख सकते हो, है ना। ये लाल प्लेनेट कहलाता है क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है ना। मंगल ग्रह की जो मिट्टी है, मंगल ग्रह की जो भूमि है उसके अंदर में आपको रेड प्लेनेट जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेड प्लेनेट या फिर लाल ग्रह कहते हैं। तो लाल, ये जो मंगल ग्रह है ये लाल क्यों है? बिकॉज की आयरन प्लेनेट के कारण, बिकॉज आयरन प्लेनेट के कारण ये हमारा लाल है।
ठीक है, तो ये आप समझ गए है ना कि मंगल ग्रह लाल क्यों होता है, बिकॉज की आयरन की अधिकता के कारण। इसके दो ध्रुव हैं तथा यहां भी पृथ्वी की भांति ऋतु परिवर्तित होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मंगल ग्रह में ध्रुव है उसी तरह से यहां पर भी क्या है, दो ध्रुव है। नंबर वन, यहां पर दो ध्रुव है, और दूसरा पृथ्वी की भांति जो है इसमें क्या होता है, ऋतु परिवर्तित होता है। इसमें क्या होता है, पृथ्वी की तरह ऋतु का परिवर्तन होता है। तो क्या मंगल ग्रह में ऋतु परिवर्तित होता है? हाँ, जिस तरह से पृथ्वी में ऋतु परिवर्तित होता है उसी तरह से इसमें भी होता है। यहाँ पर अनेक ज्वालामुखी, गहरे गड्ढे और उबड़ खाबड़ ऊंचे भूभाग दिखाई देंगे, है ना। यहाँ पर अनेक ज्वालामुखी दिखाई पड़ेगा आपको। क्या मंगल ग्रह में ज्वालामुखी है? हाँ है ना। गहरे गहरे गड्ढे आपको दिखाई पड़ेंगे, मंगल में जब जाओगे तो आपको गहरे गड्ढे दिखाई पड़ेंगे, और बहुत उबड़ खाबड़ भी ऊंचे भूभाग आपको दिखाई पड़ेंगे। ये मंगल ग्रह में क्या क्या सीखा हमने मंगल के बारे में? एक तो ये चौथा ग्रह है, फोर्थ का है ना, दूरी के हिसाब से देखें। दूसरा, इसको भी चमकीला ग्रह आप रख सकते हो। जिस तरह से शुक्र सबसे चमकीला है उसी तरह से मंगल भी एक चमकीला ग्रह है। ये लाल है क्योंकि आयरन की अधिकता के कारण इसमें दो ध्रुव है, और जैसे ही पृथ्वी में मौसम परिवर्तन होता है उसी तरह से यहाँ पर भी ऋतु का परिवर्तन, मौसम का परिवर्तन आपको मंगल में देखने को मिलता है। सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो निक्स ओलंपिया है, जो कि एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। भाई याद रखिएगा, मंगल ग्रह का है ना सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो निक्स ओलंपिया है। तो निक्स ओलंपिया जो है वो किसका पर्वत है, किस ग्रह का पर्वत है? ये मंगल ग्रह का है। और जो हमारी एवरेस्ट है 8,848 मीटर, है ना, अगर देखें तो इसका 3 गुना ऊंचा है। ये कितना गुना ऊंचा है? 3 गुना। ये जो आपको निक्स ओलंपिया है ये 3 गुना ऊंचा है। हमारा जो एवरेस्ट है, जो कि हमारी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पॉइंट है, 8,848 मीटर, सबसे ऊंचा पहाड़ है एवरेस्ट, है ना, K2, है ना। सबसे ऊंचा पहाड़ है एवरेस्ट, जो कि हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। ये 8,848 मीटर है, नेपाल के अंदर में है। और ये जो निक्स ओलंपिया है, निक्स ओलंपिया इसका नाम हमने दिया है, ये आपको मंगल ग्रह पर है। ये आपको पृथ्वी से, ये 8,848 है ना, इसको 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो लगभग ये समझ लीजिए कि लगभग 26,000 मीटर, ठीक है, 26,000 मीटर जो है ये ऊंचा है ना। इसके 2 उपग्रह हैं। किसके? मंगल के 2 उपग्रह हैं। पहला उपग्रह का नाम है फोबोस और दूसरा का नाम है डीमोस। तो फोबोस और डीमोस जो है किसके उपग्रह हैं? अभी तक हमने समझ में आया कि भाई बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं था, शुक्र के पास एक भी नहीं था, पृथ्वी के पास आए तो एकमात्र जो है वो चंद्रमा था, लेकिन मंगल के पास आए तो शुक्र है कि 1 से 2 हो गया, ठीक है। तो ये मंगल के पास आए तो 2 उपग्रह इनको देखने के मिला, इनके पास एक फोबोस दूसरा डीमोस था। तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में, है ना, जाने वाला पहला जो देश है वो भारत था। मंगल की परिक्रमा कक्षा में, है ना, परिक्रमा कक्षा में जाने वाला पहला देश जो बना है वो कौन बना है? भारत बना है, जो उसकी परिक्रमा कक्षा में जा गया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, बृहस्पति जुपिटर पढ़ते हैं। बृहस्पति को के बारे में देखिएगा, पूरे सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह और सबसे भारी ग्रह अगर कोई है, तो बड़ा है तो भाई भारी होगा ही, सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है तो वो आपको क्या है? बृहस्पति है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः आपको मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। तो क्या क्या मिलेगा भाई? मीथेन मिलता है, अमोनिया मिलता है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो काफी ज्यादा मिलेगा। बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं। भाई जहां तक बोहनी नहीं हो रहा था बुध और शुक्र का, पृथ्वी में आए 1, मंगल में आए तो 2, है ना, फोबोस और डीमोस, ये केवल 2 ही थे। लेकिन जैसे ही मंगल से आगे बढ़े बृहस्पति में, इस पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हुआ करता था। बस सबसे बड़ा हुआ ग्रह है कौन? बृहस्पति। और इसमें मीथेन, अमोनिया और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं। भाई कितने हैं? 1-2 नहीं है, 67 उपग्रह हैं। यह पृथ्वी से लगभग 11 गुना भारी है। जो हमारी पृथ्वी है उससे लगभग जो है ना, बृहस्पति जो है वो 11 गुना भारी है। बृहस्पति या जुपिटर वो 11 गुना भारी है। इस ग्रह पर एक विशाल गड्ढा है ना, जिसमें से आग की लपटें निकलती रहती है, जिससे यह विशाल लाल धब्बे जैसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो यहां से आग की लपटें दिखाई पड़ती है गड्ढे से, नीचे से आग की लपटें निकलती है ना, 11 गुना ये बड़ा है। इसका एक उपग्रह जो है गैनीमेड है ना, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया स्टार मार्क वाला, कि इस पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? तो याद रखिएगा गैनीमेड। या फिर गैनीमेड के बारे में पूछेगा, ये जो गैनीमेड है ये
किसकी उपग्रह है, किसका महिला मित्र है, तो कहिएगा ये बृहस्पति का। बेचारा बृहस्पति के चक्कर लगाते रहता है, लगाते रहता है। तो ये बृहस्पति की, आप कहिए कि गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, बृहस्पति की महिला मित्र का नाम क्या है ना। बस समझने के लिए इतना बता रहा हूँ, है ना, थोड़ा आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। अक्सर क्या होता है कि हम जब किसी के दिल में बसते हैं या कोई हमारे दिल में बसता है तो हम उसके एक दीदार के लिए उसके चक्कर काटते हैं, है ना। तो ये क्या करता है भाई, ये जो है ना गैनीमेड, ये भी क्या है भाई, बृहस्पति का, समझ रहे हैं ना, महिला मित्र है। तो इसको बृहस्पति का चेहरा देखने में बड़ा मजा आता है। ये बार बार बृहस्पति को घूम घूम के देखता है, ऐसे देखते रहता है, पसंद है ना, देखते रहता है। जैसे किसी माँ को अपना बच्चा पसंद होता है तो माँ क्या करती है, उस बच्चे का चेहरा देखते रहती है। तो उसी तरह से ये जो गैनीमेड ये क्या है, बृहस्पति का महिला मित्र मान लेते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का जिस तरह का एज है उस हिसाब से ये वाली बात जो है ज्यादा थोड़ी याद रहेगी, ज्यादा सूट रहेगा, है ना। तो इसका एक उपग्रह गैनीमेड है, जिसको सौर मंडल या सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं, सबसे बड़ा उपग्रह कहते हैं। तो बृहस्पति का महिला मित्र, बृहस्पति की जीएफ का नाम, गर्लफ्रेंड का नाम क्या है भाई, गैनीमेड है। ये इसके चारों चक्कर लगाती है, ये सबसे बड़ी है ना। बृहस्पति के पास और भी है, तो ये बृहस्पति का सबसे बड़ा गैनीमेड है, सबसे बड़ा महिला मित्र है। इसका अक्ष जो है 1 डिग्री झुका होने के कारण यह मौसम है ना सदा समान रहता है। एक चीज और पॉइंट आउट किए यहाँ पर कि बृहस्पति में मौसम नहीं बदलता, जबकि आपने देखा कि मंगल ग्रह में मौसम बदलता है। तो क्या बृहस्पति में मौसम बदलता है, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसमें झुकाव नहीं है, टिल्ट नहीं है, जबकि वहां पर टिल्ट है। मंगल ग्रह में भी आपको टिल्ट दिखाएगा, मंगल ग्रह में मौसम बदलता है पृथ्वी की तरह, लेकिन बृहस्पति का मौसम जो है सदा समान रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीवीआई पॉइंट है, नोट डाउन करने के लिए। यहां से सवाल हमसे बन सकता है, पूछा जा सकता है। देखिए यहां पर कहता है कि पृथ्वी सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में कौन सा 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है। भाई मंगल और यूरेनस के बीच में कौन चला गया, तो मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ठीक है। अब कहता है कि मंगल और यूरेनस के बीच में चला गया भाई, तो ये मंगल है ना, और ये आपको यूरेनस है। तो मंगल और यूरेनस के बीच में क्या होगा, जुपिटर और सैटर्न हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा बृहस्पति और शनि हो जाएगा। आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा शनि पढ़ लेते हैं। शनि में देख रहे एक बात, ये गैसों का छल्ला पाया जाता है इसमें, है ना। इसमें क्या पाया जाता है, गैसों का छल्ला पाया जाता है। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, शनि के बारे में पढ़ते हैं। देखो जैसे ही आप मरकरी, वेनस, अर्थ पढ़ लिए, मार्स पढ़ लिए, जुपिटर पढ़ लिए, इसके बाद आपको शनि पढ़ना ही होगा। सैटर्न पढ़ोगे आप, सैटर्न पढ़ोगे, फिर यूरेनस पढ़ोगे, फिर नेपच्यून पढ़ोगे। शनि जो है बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, नंबर 1। एक तो इसकी खासियत हो गई कि भाई ये दूसरे नंबर पर आता है, सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद ये नॉन बृहस्पति ने अपने पड़ोसी को सबसे बड़ा रखा है, दूसरे नंबर का। तो शनि जो है ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है इस सोलर सिस्टम का। इसमें कोई दो राय आपको नहीं होनी चाहिए, इसको आपको पॉइंट आउट करके याद करना ही होगा कि दूसरे नंबर का है ना। इस ग्रह के टोटल 46 उपग्रह हैं, है ना भाई, 46 हैं। जबकि हमने देखा कि बृहस्पति का कितना उपग्रह था भाई, तो 67 था। बृहस्पति के पास 67 है, जबकि इसके सैटर्न के पास आएंगे तो इसके पास 46 उपग्रह है ना। अब देखिए टाइटन नाम का जो उपग्रह है वो सबसे बड़ा है, यही बात का झगड़ा हो जाता है सैटर्न और यूरेनस के बीच में, है ना। इसका जो महिला मित्र है शनि का, उसका नाम क्या है, टाइटन है। क्या नाम है, टाइटन है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़िएगा आप देखिएगा, जैसे हम अरुण पढ़ने जाएंगे तो इसकी महिला मित्र का नाम पता है क्या, इसकी महिला मित्र का नाम अगर कहीं पर दिया रहेगा तो भी दिखा देते हैं आपको, है ना। इसकी महिला मित्र का नाम, हाँ यहां पर देखिए, ठीक है ना, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर आइए, ये वाला देखिए, यहां पर भी हमने दे दिया है दूसरे वाले पेज में, यहां पर दिखेगा आपको, है ना, टाइटन और ट्राइटन दिखेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए आपको शनि और वरुण के बीच में, है ना, अरुण के बीच में झगड़ा होगा। इसमें देखिए ट्राइटन है, इसकी सबसे बड़ी जो उपग्रह है उसका नाम क्या है, ट्राइटन है। इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा होता है ना, कि भाई शनि बोलता है कई बार टाइटन, टाइटन ना बोलते हुए ट्राइटन बोल देता है, और ये बात काफी, है ना, यूरेनस को, अरुण को काफी ज्यादा जो है बुरा लगता है कि भाई तुम टाइटन बोलो ना, ट्राइटन क्यों बोल रहे हो, ठीक है। तो टाइटन नाम का जो है उपग्रह है वो सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का, है ना। इसमें नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल पाया जाता है। सबसे पहली बात, शनि के अंदर में कौन सा वायुमंडल पाया जाता है, नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल।
इसमें आपको नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। शनि ग्रह के चारों ओर जो है वो सुंदर वलय यानी रिंग्स पाए जाते हैं, है ना, सुंदर वलय या रिंग्स पाए जाते हैं। इन वलयों की संख्या जो है वो कुल मिलाकर के कितनी है, 10 है। इस ग्रह का घनत्व जो है वो 0.68 प्रति घन सेंटीमीटर है, अतः यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह सोलर सिस्टम का अगर ऐसा पूछ ले, मुझे लगता है कि हम लोग मुंह देखते रह जाएंगे, पेपर में एग्जामिनर से हो ही नहीं पाएगा। जबकि पृथ्वी का जो है वो कितना था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी का कितना है, जब हम बुध पढ़ रहे थे तो उसी समय हमने पढ़ा था कि 5.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है ना, जो कि पृथ्वी के बराबर है। 5.4 पृथ्वी का भी है। जबकि यहाँ पर आएंगे आप तो इसमें देखेंगे, आपको हैरत होगा कि मात्र 0.68 ग्राम है, जो कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे कम घनत्व है। पूरे सोलर सिस्टम में नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल कहीं पर है तो वो आपको क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको शनि के अंदर में है। कुल मिलाकर के जो है इसमें वलय जो पाए जाते हैं उसकी संख्या टोटल 10 तरह की वलय जो है इसमें पाई जाती है। इसमें 46 उपग्रह होते हैं। ये पूरे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और टाइटन नामक जो है उपग्रह इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट आपका अरुण। अरुण सूर्य से 7वां दुरुस्त ग्रह है, दूरस्थ ग्रह है। 7वें नंबर पर यह आता है अरुण, फिर इसके बाद वरुण होगा जो कि खत्म हो जाएगा। इस ग्रह की खोज जो है वो है ना 1781 ईस्वी में विलियम हार्शल ने किया था। विलियम हार्शल के द्वारा 1781 में इसकी खोज की गई। शनि की भांति इस ग्रह में चारों ओर जो है वलय पाए जाते हैं। शनि के भांति इसमें भी वलय पाए जाते हैं। तो क्या वलय जो है वो सूर्य में पाया जाता है ना? तो हाँ सर, ये जो छल्ले हैं वो अरुण में भी पाए जाते हैं। क्या अरुण में पाया जाता है? हाँ, अरुण में पाए जाते हैं। तो विलियम हार्शले ने क्या किया, सन 1781 ईस्वी में क्या किया, अरुण की खोज की। ये शनि की भांति इस ग्रह के चारों ओर जो है वलय पाए जाते हैं। इन वलयों में उल्का, बीटा, है ना, अल्का, बीटा, गामा और एप्सिलॉन प्रमुख वलय जो है वो हैं। इस ग्रह के 27 उपग्रह हैं। कितने? 27 है। और 11 धुंधले वलय इसके अंदर में पाए जाते हैं ना, 11 धुंधले वलय पाए जाते हैं। जबकि इसके अंदर में शनि में 10 और इसमें 11 पाए जाते हैं। ये अपने अक्ष पर पृथ्वी से पश्चिम की ओर घूमता है ना, ये अपने अक्ष पर पृथ्वी से पश्चिम की ओर घूमता है। जबकि अन्य ग्रह शुक्र को छोड़ करके पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ये अपने अक्ष से क्या कहता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है ना। जबकि बाकी ग्रह को देखिएगा तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये क्या करता है, ईस्ट टू वेस्ट जाता है। बाकी अगर बाकी देखिएगा जितना भी ग्रह है ना, शुक्र को छोड़ दीजिएगा तो शुक्र को छोड़कर है ना ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है, तो वेस्ट टू ईस्ट होता है। सारे जो है वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं, लेकिन ये उल्टा घूमता है। सब ऐसे अगर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम रहा है, उल्टा जा रहा है। ठीक है, अपना जो घूमता है इसका घूमने का तरीका क्या है, ये जस्ट उल्टा घूमता है। ठीक है, तो ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जबकि अन्य ग्रह है ना, अगर हम शुक्र को छोड़ दें तो अन्य ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो बाकी सभी ग्रह वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। लेकिन जो अरुण है और जो शुक्र है ये क्या करता है, ये दोनों ही क्या करता है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। तो अरुण और शुक्र ये दोनों के बारे में याद रखिएगा। प्लस शुक्र ग्रह ये दोनों ही क्या करता है, ये ईस्ट टू वेस्ट घूमता है ना। ये तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह जो है ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो ये क्या है, अरुण और शुक्र जो है ये ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, ईस्ट से वेस्ट घूमता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट आपका वरुण या फिर नेपच्यून। यह सूर्य से 8वां दूरस्थ ग्रह है। इस ग्रह की खोज सन 1846 ईस्वी में जॉन गेले ने किया था। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। अच्छा, एक चीज ध्यान दिए है ना, देखिएगा यहाँ पर देखिए, शनि में क्या है, नाइट्रोजन युक्त होता है। जबकि आप वरुण में आएंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस जो है इसमें ज्यादा पाया जाएगा, है ना। इसके साथ ही कुछ मात्रा में मीथेन गैस भी पाया जाता है। मीथेन के कारण ही यह ग्रह हरे रंग का दिखाई पड़ता है। इस ग्रह के टोटल 13 उपग्रह हैं। तो मुझे बताइए कौन सा ऐसा ग्रह है जो हरा दिखाई पड़ता है, हरा दिखाई पड़ता है। मैप में भी, यहाँ पर फिगर में भी देखिए हरा दिखाई पड़ता है। वो आपको क्या है, वरुण ग्रह है ना। मीथेन के कारण वरुण जो है वो हरा क्यों दिखाई पड़ता है, बिकॉज ऑफ मीथेन। मीथेन के कारण जो है वरुण वो हरा दिखाई पड़ता है।
ठीक है, और इसके टोटल 13 उपग्रह जो हैं इसके हैं किसके, वरुण के, है ना। तो ये 8 प्लेनेट था और उसके बारे में गहराई से बातें थी। इसको आप जरूर दो चार बार पढ़िएगा जब इसका पीडीएफ ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो याद रखिएगा कुछ फैक्ट्स है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स फॉर एग्जाम्स, इसको देख लेते हैं। फैक्ट्स फॉर एग्जाम्स, एग्जाम्स के लिए कुछ फैक्ट्स है ना आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला यहां पर है कि सबसे भारी ग्रह जो है कौन है, सबसे बड़ा और सबसे भारी इस सोलर सिस्टम में वो क्या है, बृहस्पति है। लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा भाई, तो मंगल ग्रह, चूंकि आयरन की अधिकता के कारण। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमोस है। डीमोस और फोबोस ये मंगल ग्रह का उपग्रह है, डीमोस और फोबोस। तो ये डीमोस जो है ये मंगल का उपग्रह है। तो मंगल का उपग्रह जो है ये क्या है, सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। मंगल के 2 ही उपग्रह हैं सोलर सिस्टम में, ना ही बुध और ना ही शुक्र के पास है। बुध शुक्र पृथ्वी के पास 1 है, मंगल के पास 2 है। तो उस 2 में से एक फिबोस है, दूसरा डीमोस है। तो डीमोस जो है ये क्या है, सबसे छोटा उपग्रह की कैटेगरी में पूरे सोलर सिस्टम में जाता है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो भाई अभी के समय में 8 है। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह जो है वो आपको बुध देखने को मिलेगा, और पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है वो क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सूर्य से सबसे निकट ग्रह। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध है। बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, सबसे अधिक चमकीला ग्रह, वो आपको शुक्र की कैटेगरी में दोनों बातें पूछेगा तो शुक्र ही होगा। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है, तो साइरस, जिसको डॉग स्टार कहते हैं। डॉग स्टार या तारा ये पृथ्वी के करीब सबसे चमकीला तारा है, ध्यान दीजिएगा इसको। सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति है बेचारा। 67 जो रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है, 67 रखा हुआ है, जिसमें गैनीमेड जो है ये सबसे बड़ी है इसका। ठीक है, नीला ग्रह की बात करें तो भाई ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी एक ब्लू प्लेनेट है। लाल ग्रह आयरन के कारण मंगल को लाल कहते हैं। भोर का तारा किसको कहते हैं, तो शुक्र को जो है ये भोर का तारा कहा जाता है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखिएगा। आइए थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं और 10 मिनट क्लास चलेगी, खत्म हो जाएगा। चंद्रमा यानी मून, हमारी पृथ्वी के पास केवल कितना उपग्रह है, तो कहेंगे सर जी केवल और केवल एक उपग्रह है ना। और अगर देखेंगे इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के बराबर, यानी ये जो इतना बड़ा है, व्यास किसको बोलते हैं, ये वाला व्यास होता है यहां से यहां तक, और ये वाला व्यास होता है यहां से यहां तक। अगर आप चंद्रमा का व्यास देखिएगा, चंद्रमा का व्यास देखिएगा और पृथ्वी के व्यास से कंपेयर कीजिएगा, तो ये पृथ्वी कितना बड़ा है इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4। यानी अगर जो है ये आपको 100 है तो ये केवल और केवल 25 है ना, ये केवल और केवल 25 है। तो इससे जो है 4 गुना छोटा है चंद्रमा, पृथ्वी से 4 गुना छोटा है। तो लगभग इतने ही समय में, अब आगे थोड़ा सा देख लेते, चंद्रमा के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ, तो ये उपग्रह है, ये 1/4 पर है। इसमें लगभग 3 लाख है ना, हमसे जो है 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ये हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है ना, पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी घूम करके पूरा कर लेता है। ठीक है, कुछ बातें हैं जैसे रोचक तत्व है, जैसे देखिए ये एग्जाम के लिए यही सब चीजें एनसीईआरटी का जो है इंपॉर्टेंट होता है, इसको हमने अलग से स्क्रीनशॉट डलवा दिया है। कहते हैं रोचक तत्व क्या है, कहेंगे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो मुझे बताइए कि सबसे पहले चंद्रमा पर कदम किसने रखा, तो आंसर क्या होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब रखा था, तो 21 1969 ईस्वी को इन्होंने इस पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर भी गए हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि भारत से भी कोई गए हैं क्या, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। तो चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ती है। पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, पूरी चंद्र को, जिसको हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। और पूर्ण चंद्रमा वाली रात जो है वो पूर्णिमा कहलाती है। यह नए चंद्रमा की रात जो अमावस्या होती है ना, वो कहलाती है। सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय जो है चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। देखो जो रात में चमकता है वो दिन में भी चमकता है, बट सूर्य जो है
वो सूर्य के सामने हम जा चुके हैं। अब इतनी लाइटें हमारे आंख पर आती है, इतनी लाइटें ये पृथ्वी पर आती है कि हमको वो जो छोटे छोटे चमकते हुए चीजें थी वो दिखाई नहीं देगा। जैसे दिन के समय में अगर आपका मोबाइल का फोन का लाइट जल रहा है तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब आप अंधेरे कमरे में वही फोन लेके जाएंगे तो पता चलेगा अरे मेरा फोन का लाइट तो ऑन था, पैकेट में दिख रहा है ऑन है। ठीक है, तो ये होता है, तो ये हमेशा चमकते रहता है। बट रात के समय हमारा सूर्य जो है, सूर्य के अपोजिट में हम लोग रहते हैं, तो यही कारण है कि वो आपको रात में वो सारी चीजें जो है उसका लाइट पता चल पाता है ना। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से अगर चंद्रमा को देखिएगा तो आपको केवल एक ही भाग दिखाई पड़ेगा, ओनली एक ही भाग। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। जो चंद्रमा है वहां पर अगर हम रहने जाएंगे घर बना करके तो नहीं रह सकते हैं। सतह पर पर्वत है ना, मैदान और गड्ढे जो है वो चंद्रमा की सतह पर जो है पूरी तरह से छाए हुए हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गड्ढे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग क्षुद्र पिंड यानी एस्टेरॉइड्स के बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में जान लेते हैं। ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। इनकी संख्या लगभग 45,000 है। ये आकार में चंद्रमा के से भी काफी छोटे हैं, है ना, चंद्रमा से भी काफी छोटे हैं। फोरवेस्टा, जिसको वेस्टा भी कहते हैं, एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि कौन सा ऐसा उपग्रह है, कौन सा ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको आप नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो फोरवेस्टा जो है एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको आप नंद आंखों से, खाली आंखों से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका मीटराइट। मीटराइट की बात करें तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को, है ना, उल्कापिंड या फिर मीटराइट कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, घूमना, जैसे पृथ्वी और बाकी उपग्रह घूमती है। कहते कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी के वायुमंडल में हो जाती है, और जब ये वायुमंडल में घुसते हैं तो वहां पर काफी ज्यादा वायु के साथ इसका घर्षण होता है, और घर्षण होने के कारण ये गर्म हो जाता है, और गर्म होकर के ये क्या होता है, इसमें आग पकड़ लेता है और ये जलना शुरू हो जाता है। ये जब छोटे साइज का होता है तो ये जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसी में जल करके वहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब बड़ा पिंड होता है तो वो क्या होता है, जलते जलते, बड़ा बड़ा जो उल्का पिंड होता है वो जब आता है पृथ्वी इसमें, जलते जलते उसके कुछ राख, कुछ अवशेष, कुछ अनबर्न पार्ट जो है वो क्या होता है, सीधा धरती पे आकर के गिरता है, और ये यहाँ पर क्या करता है, झील का निर्माण या कोई गड्ढे का निर्माण करता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश जो है क्या होता है, यहाँ पर उत्पन्न होता है आपको उल्का पिंड के अंदर में। ठीक है ना। और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना जब पृथ्वी पर गिरती है तो धरातल पर बड़े जो है गड्ढे का निर्माण करती है। ठीक है, आइए अब आकाश गंगा यानी मिल्की वे समझते हैं। ये जो मिल्की वे गैलेक्सी, एक गैलेक्सी जो है, ये मिल्की वे जो है आकाश गंगा है। आकाश गंगा को गैलेक्सी कहते हैं, गैलेक्सी। और ये गैलेक्सी होता क्या है, अगर हम गैलेक्सी को समझें तो गैलेक्सी के बारे में कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है। ये तारों का, लाखों तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। लाखों तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, है ना। यह पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल जो है इसी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। हमारा सौर मंडल इसी का पार्ट है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी पुराने जमाने में, लेकिन इस प्रकार का नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक क्या है, प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर जो है ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण जो है ये सब करती है। ठीक है, आइए, तो इसी के साथ हमारा पूरा थ्योरी समाप्त हो गया। आप जो है पूरी जो जीके है वो आप पढ़ सकते हो जीके जीएस फाउंडेशन बैच के अंदर में, है ना। रीजनिंग का कंप्लीट करना है तो फाउंडेशन बैच में कर सकते हो, 499 रुपए की है। अगर जीके जीएस लेना चाहते हो तो 699 रुपए की इसी तरह की गहराई से क्लास आपको देखने को मिलेगा। मैथ की फाउंडेशन बैच है तो 499 में आप ले सकते हो। उसी तरह से आगे बढ़े भारत फाउंडेशन बैच, तो देखा आपने कि मैथ रीजनिंग ये 499 हो जाता है, और 699 का आपको जीके जीएस हो जाता है, 2 सब्जेक्ट उसमें मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर के 1700 के आसपास 1697 रुपए होता है। बट आपको ऐसा नहीं करना, मैथ रीजनिंग जीके जीएस एक साथ ले लीजिए, कभी सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ये आपको मात्र जो है 1180 का है, 999 में आपको 4 फाउंडेशन मिल जाएगा। प्लस अगले 1 साल तक जो भी कोर्स हमारा आएगा उसमें 50% का डिस्काउंट मिलेगा अगर विद इन 7 डेज आप उस कोर्स को लेते हो। प्लस ये जितनी भी टेस्ट सीरीज हमारी आने वाली है अगले 2 साल के अंदर में, इस बैच वाले से बिल्कुल भी पेमेंट नहीं लिया जाएगा। तो मात्र 999 रुपए लेकर के ज्वाइन कर सकते हो आप भारत फाउंडेशन बैच। इसमें फीचर्स 2-3 फीचर्स एक्स्ट्रा है जो बाकी बैचेस में नहीं मिलेगा। ड्रीम्स ऑफ लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिए और पेड कोर्स सेक्शन में आज ही जाकर के अपने लिए यहाँ से बैच को परचेज कर लीजिए कूपन कोड लगा करके, और मात्र 999 में हो जाएगा। और ये हमारा फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर है। अगर आपके घर में कोई है छोटा भाई बहन
जो इसके जो यहाँ पर जुड़ना चाहता है और वो फ़ोन पे गूगल पे नहीं चलाता तो इस नंबर पे पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये TRE 4 के लिए 5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस बनाएगा। अगर आप इसको पूरा पढ़ते हो तो बेस बनाने का ये काम करेगा। तो ये था पूरा सोलर सिस्टम, बड़े मज़े से 0 टू हीरो लेवल हमने पढ़ा, बहुत सारी जानकारी इसके अंदर में थी। उम्मीद करते हैं कि ये PDF जब आपको मिलेगा उसको नोट डाउन कीजिएगा और अपनी एक अलग कॉपी बनाइएगा, है ना। एक कॉपी मोटी वाली ले लीजिए जिसमें पूरा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, सब कुछ उसी में आप कवर कर लीजिएगा। तो ये आपका बहुत अच्छा नोट्स यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में। जय हिंद, बाय बाय। तो अपने प्यारे टीचर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर आगे। धन्यवाद।